अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी? खैरियत से हैं? सब ठीक ठाक है। आज मैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ और मैं कोशिश करूँगा कि आज मैं आपको सिखाऊँ कि चिकन पुलाव कैसे बनाते हैं। और मेरा थोड़ा सा तरीका फ़र्क होगा, मैं कुछ चीज़ें ज़्यादा एक्स्ट्रा डालने की कोशिश करूँगा, बट आई विल ट्राई कि आपको पसंद आए और थोड़ा सा स्पाइसी भी बने पुलाव। और उसके साथ साथ मैं आपसे बात करूँगा, आपको बताऊँगा कि अगर आप जापान आ रहे हैं स्कॉलरशिप पे, अभी रिसेंटली काफ़ी जो लकी स्कॉलर्स हैं उनको लेटर्स आ गए हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से, और वो लोग जापान आ रहे हैं, जल्दी आने वाले हैं। होपफुली वो लोग सितंबर में जापान ट्रैवल करेंगे पाकिस्तान से, और दुनिया के किसी भी मुल्क से वो यहाँ ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह जल्दी से जल्दी। तो मैं वो कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगा, आपने उसको ज़हन में रखना है और आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होंगी। तो साथ साथ मैं चिकन मेरे पास है यहाँ पे, तो मैं उसको साफ़ भी करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा यहाँ पे जो चिकन मिलता है ना, उसका एक प्रॉब्लम तो हमारे यहाँ पे भी फील करना पड़ता है, उसके ऊपर स्किन होती है। तो कई लोगों को स्किन पसंद होती है, वो खाते हैं। जैसे अभी पाकिस्तान में अगर हम स्किन के साथ नेबलेट्स हों तो वी रियली लाइक इट, हम बड़ा इंजॉय करते हैं जब हम उसका बारबेक्यू करते हैं नेबलेट्स का। बट नॉर्मल चिकन में हम लोग कोशिश करते हैं कि वो ना ही हो। तो इसलिए अब ये जो चिकन है, यहाँ पे जो भी चिकन आपको मिलेगा मार्केट से, जो पैकेट वाला मिलेगा आपको, उसके साथ स्किन होती है उसकी। तो सबसे पहली जो जॉब होती है कि जी उसकी स्किन उतारो, तो अब वो करने लगूँ और साथ साथ आपसे बात करते हैं और आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताते हैं जो आपने जापान आते हुए अपने जेहन में रखनी है। सबसे पहले आपने कोशिश ये करनी है, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो भी आपके हैं, उनको आपने अपने साथ लाजमी लेके आना है। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है इसलिए क्योंकि यहाँ पे आके अगर आपको कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती है लेके आने की, या आपको चाहिए अर्जेंट मैटर है, कोई चीज़ ज़रूरत पड़ गई है, तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट और कॉस्टली भी होगा पाकिस्तान से मंगवाने के लिए। तो मेरा सजेशन सब लोगों के लिए ये रहता है कि आप कोशिश करें कि वो सारे डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेके आएँ। ठीक है, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपने अपने साथ लेके आने हैं लाजमी, जिसमें हो सकता है आपकी डिग्रीज़ हों, जिसमें हो सकता है आपके कोई भी सर्टिफिकेट्स हों जो आपको लगता है कि आपके लिए ज़रूरी है, आपके रेज्यूमे से कनेक्ट करते हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आप उनको लेके आएँ। और फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू नीड एनी FRC, और ये सारी चीज़ें भी रिक्वायर्ड तो नहीं होती, लेकिन आई वुड सजेस्ट कि आप लेके आएँ तो बेहतर है, क्योंकि कल को यहाँ पे किसी किस्म की भी ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान से मंगवाना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, हैसल बहुत ज़्यादा है, महंगा भी पड़ता है। और क्योंकि मैं खुद भी एक मिडिल क्लास फैमिली से था, तो मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता था कि मैं पाकिस्तान से मंगवाऊँ, ये करूँ। तो मैं तो भाई सारी चीज़ें लेके आया था अपने साथ, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स। एंड यू नेवर नो कि आपका आगे लाइफ आपको क्या मौका देती है जापान में। उस सिचुएशन में भी इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपके अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हों। लेकिन आपने ये ज़हन में ज़रूर रखना है, जब भी कहीं आप जाते हैं किसी भी इंस्टीट्यूशन में, ये पाकिस्तान के हवाले से भी बता रहा हूँ या जापान में भी कहीं पे भी, अगर फॉर एग्जांपल आपको स्कॉलरशिप के अलावा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, वो कहते हैं कि जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं आप अपने, है ना, तो आपने कोशिश ये करनी है, आपने उनकी कलर कॉपी करवा के उनको देनी है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स कभी भी नहीं देने हैं। और इसके साथ में एक और सजेशन है कि जब डॉक्यूमेंट्स तो आप लेके आ रहे हैं, और कई हो सकता है लोगों ने वो भी करवाया हो जो ऑथराइज़ करवाए होते हैं HEC से या किसी और जगह से, तो उनके साथ साथ वो नोटराइज अगर आप करवा सकते हैं तो वो भी करवा लें। इट्स अ बेनिफिट, ज़रूरी नहीं है बट इट्स अ बेनिफिट। जब मैं आ रहा था पहली दफ़ा तो मैंने एक सेट अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को कॉपी करवा के नोटराइज करवा के अपने पास रख लिया था, क्योंकि आई थॉट इट माइट बी इम्पॉर्टेंट, कहीं वो कहें कि जी डॉक्यूमेंट्स आपकी नोटराइज नहीं है, इस तरह की बात। यहाँ आने के बाद हर चीज़ आपके पास मुश्किल होगी और थोड़ा महंगा पड़ेगा। तो आई डोंट वांट यू कि आप अपने आप के ऊपर पैसे इस तरह से ज़ाया करें या लगाएं, इन चीज़ों के ऊपर लगाएं। इसलिए मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी आपको एक सजेशन दिया था कि आप कोशिश करें कि जो आप पिक्चर्स होती हैं, पासपोर्ट साइज़ पिक्चर्स होती हैं वाइट बैकग्राउंड में, वो आप लेके आएँ। अभी रिसेंटली मैंने पिक्चर्स खिंचवाई, मैंने 6 पिक्चर्स थी मेरे पास, 6 या 8, वो मैंने 1000 येन दिया। तो पाकिस्तानी तकरीबन मैंने 700 से लाइक 17 से 1800 येन रुपये लगाए 6 से 7 पिक्चर्स लेने के लिए। तो मुझे काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ा एंड आई डोंट फील गुड अबाउट इट।
बट इट्स अप टू यू, अगर आप समझते हैं आप इतना आपको हैसल नहीं करना, इट्स ओके। बेसिक चीज़ें यहाँ पे, इन चीज़ों के लिए हैसल नहीं है, उन चीज़ों का अंडरस्टैंड करना। समटाइम आपके पास उसकी फैसिलिटी नहीं होती। अगर आप पिक्चर्स लेना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने पिक्चर्स खिंचवानी है यहाँ से, तो वो आपको किसी भी बड़े स्टोर में जब आप जाएंगे ना, तो वहाँ पे बाहर ऑटोमेटिक एक मशीन होती है। उसकी वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगा, मैं आपको दिखा दूंगा, ताकि आपको पता हो कि कैसे तस्वीरें उतरती हैं, क्या प्रोसेस होता है उसका, कितने पैसे लगते हैं। वेरी इजी, वेरी सिंपल, इंफॉर्मेशन वहाँ पर सारी गिवन होती है, वो आपने बस प्रेस करना होता है। तो इन शॉर्ट, डॉक्यूमेंट्स अपने सारे लेके आए हैं अपने साथ। पासपोर्ट साइज पिक्चर जो हैं वो अपने साथ कोशिश करें अपनी कुछ ले आएँ। और सजेशन ये होगी कि उनको आप 2-3 डिफरेंट कपड़ों में ले लें, वो भी आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है, वो भी एक बेहतर रह जाता है। तो ये सजेशन है। और इन सब के बाद तो जैसे आप ये सारी चीज़ें आप कोशिश करें लेके आएँ, इट विल बेनिफिट फॉर यू। और उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपने कोशिश ये करनी है कि जो भी आपकी स्कॉलरशिप है आप उसको अंडरस्टैंड करें, उसका पर्पस क्या है, उसका गोल क्या है, आपको कितने पैसे मिल रहे हैं, कब मिल रहे हैं, किस डेट पे मिल रहे हैं। मैंने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में एक्सप्लेन किया था, इसको आपको मेमोराइज करना ज़रूर होगा, क्योंकि जब आप आएंगे ना यहाँ पे आपको वो एक स्केड्यूल भी देंगे कि जी आपको जो स्कॉलरशिप अगर आप रिसीव करना चाहते हैं तो आपने इस डेट पे आके इस ऑफिस में, स्टूडेंट अफेयर्स जो ऑफिस होता है वहाँ आके अपने स्कॉलरशिप के ऊपर साइन करना है, फिर ही आपको वो पेमेंट ट्रांसफ़र हुआ करेगी। अगर आप फॉर इंस्टेंस नहीं कर पाते तो आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। बाकी इसके अंदर और भी कहीं ना कहीं वो सपोर्ट कर देते हैं वो, लेकिन एक सेकेंड फेज़ है, वो एक अलग बात है, वो एक अलग टॉपिक है, वो सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करता है। बट स्कॉलरशिप के लिए ज़रूरी है कि आप उसको साइन करें और आपको स्कॉलरशिप मिले। फिर अटेंडेंस का आपने देखना है, अटेंडेंस की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज दे डोंट फील कि आपको एब्सेंट होना चाहिए क्लासेस से। और आपकी इस 1.5 साल की स्कॉलरशिप के अंदर आपका जो फर्स्ट 6 मंथ्स हैं वो बिल्कुल ही डिफरेंट होंगे, ठीक है। डिफरेंट इज इन केस कि आपकी उसमें रिसर्च का कोई एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा। उस 6 महीने में आपने लैंग्वेज के ऊपर काम करना है, आपको यूनिवर्सिटीज़ में लैंग्वेज सिखाई जाएगी, आपको पढ़ाई जाएगी। उसका एज सच कोई एग्ज़ाम नहीं होता कि जिसमें आपको बताएं कि आप पास हैं या फेल हैं। और ये भी हर यूनिवर्सिटी का फ़र्क स्ट्रक्चर होता है, हर यूनिवर्सिटी का सेम स्ट्रक्चर नहीं होता कि अगर उस यूनिवर्सिटी में प्रेजेंटेशन लेते हैं आपसे तो दूसरी यूनिवर्सिटी में हो सकता है ना लें। तो मेरी यूनिवर्सिटी में जो मेरे प्रोफेसर थे और मेरे साथ बाकी जो स्टूडेंट्स थे डिफरेंट प्रोग्राम्स में, उनके प्रोफेसर्स ने प्रेजेंटेशंस ली थी जापानीज़ लैंग्वेज में। तो मैंने 5 से 10 मिनट की प्रेजेंटेशन दी थी जापानीज़ लैंग्वेज में। वो इतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी, ईजी थी। आई हैव माई नोट्स और मैं उसको यूज़ कर सकता था। हमारे प्रोफेसर ने बहुत हेल्प किया टू मेक एंड प्रिपेयर फॉर द प्रेजेंटेशन। सो ये चीज़ है, हर स्कूल का फ़र्क होगा। इस प्रोग्राम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो 6 महीने के बाद आपकी रिसर्च स्टार्ट होगी, फिर आप एक डिफरेंट डिपार्टमेंट में जाएंगे, लाइक एजुकेशन डिपार्टमेंट में जाएंगे, जहाँ पे आप अपने एजुकेशन से रिलेवेंट जो रिसर्च है उससे बात करेंगे। जो भी प्रोफेसर होंगे उनको आप मिलेंगे एंड ही विल गिव यू सम टाइमलाइन कि आप हमें मुझे इस दिन मिला करें, इस दिन मिला करें, इस दिन हम यहाँ जाएंगे। तो वो सारा स्केड्यूल आपको अपने प्रोफेसर से डिस्कस करना पड़ेगा जब आप उसको मिलेंगे। बट जो लैंग्वेज वाला है वो थोड़ा ईजी रहता है, उसमें आप जापानीज़ लैंग्वेज प्रोफेसर से मिल रहे होते हैं। तो ये चीज़ें आपने ज़हन में रखनी है, ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ये भी। और इसके बाद मैं आपसे जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप इतनी दूर जा रहे हैं, पाकिस्तान को भी रिप्रेजेंट करें, तो आई डोंट थिंक कि आपको कोई भी ऑफ लेना चाहिए। आप कोशिश करें अपनी क्लासेस को रेगुलरली जाएं, पढ़ें और वो सारी चीज़ें देखते रहें, क्योंकि आप की जो अटेंडेंस है वो मार्क होती है, वो देखते हैं कि आप कितनी देर करते हैं। बट इट डिपेंड्स टीचर टू टीचर कि जापानीज़ टीचर कितना सूटेबल है। मेरे अकॉर्डिंगली जो मेरे जापानीज़ टीचर थे, ही वाज वेरी गुड एंड ही वांट्स मी टू गो आउटसाइड ऑफ द स्कूल, और वो चाहते थे कि मैं दोस्त बनाऊँ और मैं लोगों से बातें करूँ, जापानीज़ सीखूँ। तो आई टोल्ड हिम वंस कि मेरा बास्केटबॉल का मैच है, मैं अपनी यूनिवर्सिटी की टीम में हूँ, तो मुझे जाना है, तो व्हाट शुड आई डू। ही सेड फॉर श्योर यू शुड गो। और उन्होंने मुझे अपनी क्लास एक्सक्यूज़ किया एंड ही वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। आप जिस तरह का कनेक्शन उनसे डेवलप करेंगे दैट विल हेल्प यू, और वो आपको हर प्रोसेस में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें अभी मैंने शेयर की हैं। तो आगे चलते हैं।
अभी मेरे पास मेरा चिकन मैंने वॉश कर लिया है, देखें चिकन रेडी है। तो और मेरे पास यहाँ पे कुछ मसाले भी रेडी हैं, अदरक लहसुन का पेस्ट है, टमाटर हैं, हरी मिर्च है और यहाँ पे ये है प्याज, ठीक है, ये भी बन गया हुआ है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर दें। तो आप आ जाएं, इसको देखते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा ऑयल डाल रहा हूँ इसमें फ्राई करने के लिए। तो आपने देखना है, बताइएगा कि ज़्यादा तो नहीं डल गया कमेंट करके। मेरे ख्याल से तो मैं मुनासिब ही ऑयल इस्तेमाल करता हूँ, इतना ज़्यादा ऑयल इस्तेमाल नहीं करता। तो चलें अभी देखते हैं, इतना ऑयल डाल दिया है और आप अपने मुताबिक इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, आप कितना ऑयल डालना चाहते हैं। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि आपने कौन सी चीज़ें क्या कहते हैं उसको लेके आनी है, वो मैंने बता दिया। कुछ चीज़ें और बताता हूँ। ऑयल को थोड़ा सा गर्म होने देते हैं, उतनी देर मैं अपना स्पून निकाल दूँ जो इस्तेमाल करना है इसके लिए। ये देखें, ये स्पून है, ये हम इस्तेमाल करेंगे। और अब थोड़ा सा ऑयल इसमें आप देखें गर्म हो रहा है, तो मैं इसको इसके अंदर प्याज डाल दूँगा। ये मेरा प्याज इसके अंदर आ गया। इसको हम थोड़ा सा मिक्स करते हैं। थोड़ा सा ऑयल मुझे कम लग रहा है, मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल रहता है इसमें, मैं थोड़ा सा ऑयल और डाल देता हूँ इसमें। तो प्याज फ्राई हो रहे हैं, उसके साथ साथ मैं आपसे बात भी करता रहता हूँ। अब जब आप जापान आ जाते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स पे सारे ले हैं, तो मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बताया कि आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आपका जो ज़ायरियो कार्ड है, जिसको कहते हैं रेजिडेंस कार्ड। होता ये कि सम टाइम जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं, स्पेशली जो लोग टोक्यो एयरपोर्ट पे आएंगे, नॉर्मली सब बच्चे टोक्यो एयरपोर्ट पे आते हैं क्योंकि वो मेन एयरपोर्ट है। तो वहाँ से आगे अपने डिफरेंट शहरों में जाते हैं, जिस भी यूनिवर्सिटी में, जिस भी शहर की यूनिवर्सिटी में आपका होगा। ये सब पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, तो उनकी कोशिश होती है कि वहाँ जब आप टोक्यो एयरपोर्ट पे आते हैं तो आपका एक ज़ायरियो कार्ड बनाते हैं, जिसको कहते हैं रेजिडेंस कार्ड। क्योंकि जापान में आप लंबे अरसे के लिए रहने के लिए आए हैं, लंबा अरसा मीन 1 से 1.5 साल, तो उसमें आपका एक कार्ड बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो वो आपका एक कार्ड बनाते हैं जिसको कहते हैं ज़ायरियो कार्ड, रेजिडेंस कार्ड। समटाइम्स मेरे केस में वो कार्ड एयरपोर्ट पर ही बना दिया था उन्होंने। आई हैव दैट कार्ड। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, जब आपका वो कार्ड बन जाए, आप एयरपोर्ट वाले बंदे को, जो भी वहाँ पे होगा, आप उसको ज़रूर को कि इसके पीछे स्टैम्प कर दे बाइतो। बाइतो का मतलब होता है पार्ट टाइम जॉब। वरना क्या होगा कि आप वापस यूनिवर्सिटी आएंगे, थोड़ा प्रोसेस लगेगा, इमिग्रेशन ऑफिस थोड़ा दूर होगा, इट विल टेक टाइम। आपको 28 घंटे काम अलाउ है, आप कर सकें या ना कर सकें एक अलग बात है, एक अलग बात है, ठीक है। आपको 28 घंटे काम अलाउ होगा, लेकिन आप एयरपोर्ट पर उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि इसके ऊपर स्टैम्प कर दें बाइटों के लिए। अगर वो कर दें दैट्स वेल एंड गुड, अगर वो ना करें दैट्स टोटली फाइन। पार्ट टाइम के लिए आप कह सकते हैं उनको, बाइटो कहते हैं पार्ट टाइम को। अगर वो नहीं करेंगे, उसकी रीज़न ये होगी कि वो कहेंगे कि आप यूनिवर्सिटी जाएँ पहले और वहाँ से परमिशन लें अपने प्रोफेसर की, यूनिवर्सिटी से, फिर आपको अलाउ करेंगे। तो ये सिचुएशन है, लेकिन यू शुड टेक दैट रिस्क। आप बात ज़रूर कर लें, उसका मना नहीं करेंगे, क्योंकि उनको नहीं पता लगा आप कहाँ जा रहे हैं, कौन सी यूनिवर्सिटी में जा रहे हैं। वो आपसे पूछेंगे कि आप कहाँ जा रहे हैं, तो आपने बस यूनिवर्सिटी का एड्रेस देना है। बाद में सारी चीज़ें होंगी यूनिवर्सिटी जब आप पहुँच जाएंगे, ठीक है। आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैंगो, और ये है पाकिस्तानी मैंगो। पाकिस्तानी मैंगोज आए बहुत मज़े के, इसको कहते हैं वाइट चौंसा, बड़े टेस्टी हैं। ये मुझे 3 मैंगोज यहाँ से मिले हैं, तकरीबन 1500 येन के। 1500 येन का मतलब है कि पाकिस्तानी तकरीबन 2500 से 2400 रुपये के मुझे यहाँ से 3 मैंगोज मिले। तकरीबन 1 kg होंगे ये, देख लें। पाकिस्तान में ये फ्रूट्स का बहुत फ़ायदा है कि फ्रूट्स सस्ते हैं, वेजिटेबल्स सस्ती हैं। तो वो मैंने आपको बताया था बाइटो का, आपने उन्हें कहना है अगर वो लगा दें एयरपोर्ट पर ही, या आपको ज़ायरियो कार्ड दे रहे हैं, तो इट्स वेरी गुड। आपका टाइम भी सेफ होगा, आपकी हैसल भी बचेगी और आपके लिए ईजी रहेगा। उस स्टैम्प का मतलब ये होता है कि आपने कहीं पर भी अगर पार्ट टाइम जॉब करनी है, यू कैन डू इट। विदाउट दैट स्टैम्प आप नहीं कर सकते पार्ट टाइम जॉब, ठीक है। वो स्टैम्प आपके पीछे ज़रूर उसके पीछे लगना बहुत ज़रूरी है। तो 28 आवर्स के लिए होता है।
अगर नहीं लगेगी यू विल कम बैक, आप थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, चीज़ों को अंडरस्टैंड करेंगे एंड यू विल गो अगेन टू द इमिग्रेशन ऑफिस और आप उनसे बात करेंगे कि मुझे स्टैम्प कर दें, मुझे पार्ट टाइम करना है। देन दे विल आस्क यू कि कहाँ जॉब मिली है, कहाँ क्या कर रहे हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स दें। वो एक अलग हैसल है, बट यू शुड ट्राई दिस। मेरे साथ कई लोग थे क्योंकि उनको पता था, वो जैसे ही एयरपोर्ट पे उतरे उन्होंने कहा जी स्टैम्प कर दें एंड दे हैव टू डू इट, उन्होंने कर दी। बट मुझे किसी ने बताया नहीं था, देन आई हैव टू गो अगेन। बट मैंने इट्स टोटली डिफरेंट। मेरा सिनेरियो पार्ट टाइम जॉब के हवाले से ऐसा नहीं था, इट्स टोटली डिफरेंट। वो फिर कभी किसी बारे में आपको शेयर करूँगा, बट यस आपके लिए ये चांस है, आप एयरपोर्ट पे कर लें, अपना टाइम बचा लेंगे आप लोग। तो ज़ायरियो कार्ड, रेजिडेंट कार्ड अपना बनवाना है आपने। फिर जब वो बन जाएगा फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी जाएंगे, वहाँ पे जाने के बाद आपको जो स्टूडेंट सपोर्ट ऑफिस होगा वो आपको हेल्प करेगा टू ओपन योर बैंक अकाउंट, गेट द सिम। उसके बारे में मैं काफ़ी वीडियोस बना चुका हूँ, वो आप देखें, काफ़ी वीडियोस हैं मेरी यूट्यूब पे, तो आप उसको देखेंगे तो यू विल गेट एन आइडिया कि सिम कौन सी लेनी चाहिए, कौन सा पैकेज देखना चाहिए, क्या चीज़ें। अभी कुछ दोस्त मेरे आए हैं पाकिस्तान, दे वर लुकिंग फॉर मेनी सिम ऑप्शंस। मुझे इतनी समझ नहीं थी, बट दे वर लुकिंग फॉर अ सिम ऑप्शन जिनके साथ मोबाइल अच्छा फ्री मिल सकता है, थोड़ा चीपर फ़ोन मिल सकता है। यहाँ पे यू मोबाइल है, AU सिम कंपनी है, उनके साथ क्या होता है कि वो आपको आईफोन की ऑप्शन सेल लगी होती है, तो वो आपको सस्ता मिल जाता है। बट मुझे ऐसी ज़रूरत भी नहीं थी और ना ही मेरी सोच थी, तो मैंने सबसे कम सस्ता एक सिम कनेक्शन लिया जो मैं आज भी इस्तेमाल कर रहा हूँ, और वो इतना महंगा नहीं है। मुझे 1500 येन देने होते हैं, 5 GB इंटरनेट होता है, और आई थिंक इनफ रहता है, आपको हर जगह इंटरनेट मिल जाता है। आप बस स्टॉप पर जाएँ, स्टेशन पर जाएँ, यू विल गेट एन इंटरनेट फ्री। तो बट मुझे चल जाता है मेरा। कभी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर लूँ, कॉल्स कर लूँ, तो 3000 येन हो जाते हैं, क्योंकि उसमें कॉल्स का पैकेज नहीं है। हाँ, राकोटेन इट्स अ वन सिम ऑप्शन जो आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको अगर आपका इंटरनेट ऑन है तो आप फ्री कॉल्स कर सकते हैं। वो बड़ा एक अच्छा ऑप्शन है। वो 3000 येन तक आपको मिल जाएगा। इंटरनेट भी उसका अच्छी अमाउंट में, आई थिंक 10 से 15 GB उसमें मिल जाता है। वो भी आप अच्छी ऑप्शन देख सकते हैं अगर आप उसको इस्तेमाल करना चाहें, इट्स अप टू यू। तो ये कुछ चीज़ें हैं। अपना ज़ायरियो कार्ड को थोड़ा सीरियस लें, रेजिडेंस कार्ड को सीरियसली लें, उन चीज़ों को प्रोटेक्ट करें, गिराएं नहीं, वो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वही आपकी आइडेंटिटी है। जैसे पाकिस्तान में आपका ID कार्ड आपकी आइडेंटिटी, यहाँ पे ज़ायरियो कार्ड आपका रेजिडेंस कार्ड आपकी आइडेंटिटी होता है, तो उसको आपने हर वक्त अपने साथ कैरी करना है। हम पाकिस्तान में क्या करते हैं, अपना मोबाइल फ़ोन घर छोड़ गए, अपना ID कार्ड घर छोड़ गए। यहाँ पे ये नहीं करना। पीपल विल आस्क यू, अगर आप छोड़ के जा रहे हैं अपना ID कार्ड, ज़ायरियो कार्ड घर पे, और आप बाहर हैं, आपके पास नहीं है, तो यू आर अ कल्प्रेट, आपने रूल को फॉलो नहीं किया। कोशिश करें अपने पास रखें सारी चीज़ें, तो ये आपके लिए भी फ़ायदा है, वहाँ की इंस्टीट्यूशन गवर्नमेंट के लिए भी फ़ायदा है, तो इट्स इम्पोर्टेंट। सही है। मैंने आपको बताया था कि जापानीज़ के बारे में आप थोड़ा सीखें। जापानीज़ बेसिक है, जैसे आप किसी से मिलते हैं कोनिचिवा, हम क्या करते हैं, हम हाथ मिलाते हैं। पहले हाथ नहीं मिलाना, कोशिश करना आपने कोनिचिवा ही कहना है। यहाँ पे जापान में हाथ मिलाने का कल्चर नहीं है। सही है, तो ये भी ज़हन में रखना। देखिए बिल्कुल ब्राउन हो गया, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इसके अंदर अपना अदरक, लहसुन और ये टमाटर का जो पेस्ट है सारा जो मैंने बनाया है वो भी डाल देता हूँ। ये मैंने डाल दिया। बड़ा अच्छा। इसके साथ अब थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। थोड़ी देर बाद मैं चिकन भी डाल दूंगा और इसको हम भूनेंगे अच्छे तरीके से। अभी मैंने मसाला इसमें कोई नहीं डाला जी। अब हम इसको थोड़ा सा अच्छे से, आग इसके नीचे मैं तेज़ करूँगा, इसको हम भूनेंगे थोड़ा। ये जो लैंग्वेज सीखने का जो मैंने आपसे कहा था, उसकी रीजंस तो ये हैं कि आपके जो छोटे मोटे काम होते हैं वो इजीली हो जाएंगे, आपके कुछ दोस्त बन जाएंगे, आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करनी आ जाएगी, ऑफिस। लाइक आई डोंट वांट यू कि आप 100% जापानीज सीख लें। नहीं सीख सकते जब तक आप उस कल्चर में नहीं होंगे, ठीक है। तो बेसिक लेवल का मैंने आपको कहा था, आप कोशिश करें। एंड आई ऑल्सो ट्राई टू हेल्प पीपल, जिन लोगों ने मुझसे कांटेक्ट किया, एंड वी हैड सम सेशंस एज वेल ऑनलाइन। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो भी अच्छा रहा है, अल्लाह का शुक्र है। आई वाज एबल टू टीच देम सम बेसिक लेवल ऑफ जापानीज़, तो अच्छा एक्सपीरियंस रहा। तो आप भी कोशिश करें, अभी भी 1-1.5 माह है, अगर आप
नहीं सीख पाए तो यू शुड ट्राई कि आप सीखें उसको। और सबसे इम्पोर्टेंट मैंने अभी पीछे भी आपको बताया है, पार्ट टाइम जॉब, उसको आपने देखना है कि व्हाट डू यू वांट। क्या आप पैसे कमाना चाहते हैं, क्या आपकी प्रायोरिटी एकेडमिक्स है, अटेंडेंस है, उन चीज़ों का आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जो लोग स्कॉलरशिप के साथ आते हैं बट दे स्टिल वर्क लाइक क्रेजी, बट एट द एंड क्या होता है कि वो अपनी डिग्री कंप्लीट नहीं कर पाते, या तो अटेंडेंस शॉर्ट होती है या तो ग्रेड नहीं उनको कंप्लीट होते, तो वो उनको अफेक्ट करते ही है प्रोफेशनली। सो ये प्रोफेशनली भी ठीक नहीं है, ठीक है। तो आप कोशिश करें अपना गोल एकेडमिक्स और अटेंडेंस को रखें ताकि आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी बन सकें आगे चल के। एंड आई विश यू वेरी गुड लक कि आप इसको इम्प्रूव करते रहें। साथ साथ मैं पुलाव बना रहा हूँ अपना और आपसे शेयर कर रहा हूँ। बिरयानी काफ़ी हद तक बन गई है, थोड़ा सा मसाले वगैरह मैंने डाल दिए हैं और अभी थोड़ा सा चिकन को मैंने दम दिया है ताकि थोड़ी सी यखनी और बन जाए इसमें। फिर उसके बाद हम चावल डालेंगे तो वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन आखिरी कुछ 3 चीज़ें जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि जापान जो एक जगह है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस रहती है और नेचुरल डिज़ास्टर्स होते रहते हैं, जैसे कि सुनामी एक ख़तरा है वो रहता है यहाँ पे, और अभी तो अर्थक्वेक आ रहे हैं। अभी रिसेंटली कुमामोतो प्रेफेक्चर में आया है अर्थक्वेक, और अभी ये भी कहा जा रहा है कि एक मेगा क्वेक आएगा जिससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो वेव्स हैं सुनामी की वो भी बहुत बड़ी हों। तो इस तरह की बातें हैं यहाँ पे। तो आपने इमरजेंसी के लिए, वैसे तो ऑलरेडी जापान में बहुत अच्छा सिस्टम है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, तो आपने भी कोशिश करनी है कि अपने आप को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार रखना है। इमरजेंसी किट अगर आपके पास वहाँ हो, वैसे तो जिस जगह आप रह रहे होंगे तो वहाँ के प्रोसीजर्स होंगे जो आपने फॉलो करने होंगे। प्रोसीजर्स में आपकी इमरजेंसी सिचुएशन में क्या करना है, कौन लोग रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर वहाँ पे एक छोटा सा एक और है जो आपको सीखना पड़ेगा यहाँ आके कि गार्बेज को कैसे सेपरेट करना है, क्या क्या चीज़ किस में जाएगी, कौन से दिन जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। उस बिल्डिंग के अकॉर्डिंगली, उस एरिया के अकॉर्डिंगली आपको अपना सारा गार्बेज थोड़ा सेपरेट करना करेगा। तो इमरजेंसी सिचुएशन के लिए जापान का सिस्टम बहुत बेहतरीन है। यू विल बी वेरी सरप्राइज। यहाँ पे हर एरिया के करीब एक छोटी सी उन्होंने इवैक्यूएशन जगह बनाई होती है। नॉर्मली कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल्स होते हैं वो जगह, और सम टाइम कम्युनिटी सेंटर्स भी होते हैं। तो उसको आपने अच्छे से ऑब्जर्व करना है, उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना, ठीक है। तो ये है। फिर उसके बाद कोशिश कीजिएगा जो भी आपको स्कॉलरशिप मिल रहा है, जो 1,40,000 येन या 43,000 येन जो भी है, आप उसको बजट करें। ज़रूरी है आपके लिए कि यार महीने की मेरी 20,000 की ग्रॉसरी है, 5,000 मैंने महीने में एक बार लगाना है बाहर खाना खाने के लिए, फिर मैंने बिजली का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें आपने बजट करनी है। ये ज़रूर ज़हन में रखिएगा, आपको हेल्प होगी इससे। ग्रॉसरी, यूटिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें बजट करेंगे, इट विल बी गुड फॉर यू। ट्रैवलिंग का भी रखें, इट्स गुड फॉर यू, आपको जाना चाहिए बाहर। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है कनेक्शन बनाना। कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप जापानीज़ लोगों से मिलें, कम्युनिकेशन गैप होगा बट यू शुड मीट, यू शुड वेलकम। हम जैसे लोग, पाकिस्तानी जैसे लोग, इनको बहुत कम मिलेंगे इनकी ज़िंदगी में, क्योंकि वी आर वेरी वेलकमिंग, वी ट्राई टू स्पेंड मनी ऑन देम। तो यहाँ पे ये कल्चर नहीं है। जब अगर आप किसी को कुछ खाने के लिए भी दे रहे हैं, दे विल बी वेरी सरप्राइज व्हाई दिस पर्सन इज़ गिविंग द फूड टू अस। सो ये बड़ी उसके एंगल से देखते हैं, कोई रीज़न होगा, ये सारी चीज़ें। तो यस, इट्स अ गुड प्लेस, और कनेक्शंस बनाएं, आपको अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। तो अभी जैसे ही मेरी बिरयानी फाइनल होती है तो फिर भी मैं आपको दोबारा बिरयानी के साथ बताता हूँ, ठीक है।
रेडी हो गए हैं पुलाव। उम्मीद करता हूँ आपको देखने में अच्छे लग रहे होंगे। अभी मैं आपको खा के इसका टेस्ट बताता हूँ। देखें, और ये देखें, ये मैं एक बाइट बनाता हूँ। ये मैंने थोड़ा सा चिकन ले लिया, ये मेरा थोड़ा सा सैलड आ गया, ये बिल्कुल थोड़ा सा रायता डाला है इसके ऊपर, एक परफेक्ट बाइट बन जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत मज़े के हैं, वेरी नाइस। बहुत मज़े के चावल बने, तो आप भी बनाएं। जब आप जापान आ जाए तब बनाएं और मज़े से खाएं। और मेक श्योर करें कि अगर आप जापान आ रहे हैं तो अपने साथ कोशिश करें 1000 से $1500 के दरमियान अपने साथ पैसे रखें। जापानीज़ येन मत लेके आएँ, वो थोड़ा लॉस में जाएगा आपको पाकिस्तान से बाय करना, तो डॉलर्स बेहतर रहेंगे, ठीक है। वो आप आके यहाँ से एक्सचेंज करा सकते हैं एयरपोर्ट से। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, और अगर अल्लाह ने चाहा तो हम यहाँ जापान में ज़रूर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।